मेरी आप भी थी, जिसे सुनकर आप बहुत मजा आने वाला है। मेरी शादी वाले दिन मेरा नौजवान देवर बहुत खुश था। मैंने हमेशा से अपना छोटा भाई समझा था और वह भी मुझे भाभी माँ कहकर पुकारता था। मेरे पति की मूर्तियों के कुछ दिन बाद मुझे अकेले सोने में डर लगता था। इसलिए मैं अपने देवर को अपने साथ बिस्तर पर सुलाने लगी। सर्दियों की रातें थी और एक ही बिस्तर में अपने देवर के साथ सोना मुझे बहुत अजीब सा लगता था। मेरा देवर शायद मुझे बहुत पसंद करता था, लेकिन मैं इससे उम्र में भी काफी बड़ी थी। लेकिन मेरा देवर बिल्कुल जवान लड़के जैसा लगता था। मेरे पति की मूर्तियों के बाद मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा किया था। लेकिन मैं कब तक इस तरह जीवन का चलाती, इस रात मैंने सोचा कि एक बार अपने देवर को आजमा के देखती हूँ। आधी रात को मैंने इसे हिला कर देखा। वो गहरी नींद में था, लेकिन जैसे ही मैंने इसे छुआ, मेरी आंखें इस हैरत से फटी की फटी रह गई। मेरे पति की मूर्ति को अभी 2 दिन ही हुए थे। मेरे घर में मेरी सास, ससुर और ननंद भी नहीं थी। मेरे पति का इस दुनिया में अपने छोटे भाई के अलावा और कोई नहीं था। रोहन की उम्र भी ठीक थी। वह मुझसे छोटा था। मैंने इसे कभी छोटे भाई से ज्यादा कुछ नहीं समझा। जब मेरी शादी हुई तब वो मेरी शादी के दिन बहुत खुश था। वो कहता था कि इसे नई माँ मिल गई है। लेकिन मेरी माँ मुझे हमेशा समझाती थी, बेटी, तुम्हारा देवर तुम्हारा बेटा नहीं है। इससे दूरी बनाए रखना। थोड़े समय बाद वह बड़ा हो जाएगा। फिर तुम्हें इससे पर्दा करना होगा। इसलिए अभी से इसे आदत डालो कि वह तुम्हारे कमरे में बिना अनुमति न आए। मैंने कई बार देखा है कि तुम्हारा देवर बिना वजह तुम्हारे कमरे में आता जाता है। बेटी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम एक शादीशुदा लड़की हो। तुम्हें अपने पति और घर वालों की भी परवाह करनी चाहिए। मैं अपनी माँ की बात सुनती तो मुझे लगता कि वह रोहन के बारे में गलत सोचती है, इसलिए मैं इनकी बातों पर नाराज हो जाती। लेकिन जब मैं बेसहारा हो गई, मेरे पति इस दुनिया से चले गए तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे अपने भाई के साथ छोड़कर चले जाएंगे। मेरी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। रात के 12 बजे गए थे। मेरा देवर रोहन अभी तक घर नहीं आया था। शायद वो अपने रिश्तेदारों के साथ व्यस्त था। मेरा दिल इस बात से सतुन था कि अगर वो घर नहीं आता तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो घर आ जाता तो मुझे सहज महसूस होता। मुझे बार बार अपनी माँ की बातें याद आ रही थी। तभी इस बड़े घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल उछल कर गले में आ गया। मैंने सोचा पता नहीं कौन होगा, लेकिन बाहर से रोहन की आवाज आई, भाभी दरवाजा खोलो। मैं हूँ। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला। आज ये घर मुझे जंगल जैसा लग रहा था। रोहन मुझे एक छोटा सा भेड़िया लग रहा था। पता नहीं क्यों मैं इसके बारे में इतना बुरा सोचने लगी थी। भाभी, आपने खाना खाया? इसने मासूमियत से पूछा। इसकी नजरें झुकी हुई थी और इसके हाथ में एक थैली थी। थैली में चावल थे जो होटल से लाए हुए लग रहे थे। इसने एक प्लेट में चावल डाले और मेरे सामने रख दिए। भाभी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं आपके लिए बाहर से खाना लाया हूँ। आप खा लीजिए वरना भूख के मर जाएंगे। मैं अपने भाई के बाद अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। रोहन की आंखों में भी आंसू थे। वो माँ मुझे माँ कह रहा था, लेकिन मेरी थी भाभी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं थी। मैं आपका सहारा बनूंगा। आप इस घर से कभी मत जाना। ये माँ की बातें मेरे दिमाग से नहीं निकल रही थी। वो बहुत भावुक बातें कर रहा था, लेकिन मेरे मन में कहीं अश्काएं घूम रही थी। फिर इसने एक अजीब बात कही, भाभी, आप इस कमरे में सो जाए। दूसरा कमरा तो छत के पास है। मुझे लगता है कि आपको छत वाले कमरे में नहीं रहना चाहिए। अब तो सबको पता है कि हमारे घर में भाई की मूर्ति हो गई है। कोई भी बुरी नियत से हमारे घर आ सकता है। मैं हैरान थी कि रोहन इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। क्या किसी ने इसे कुछ कहा था? लेकिन इसकी बातें मुझे ठीक लगी। मैं इसके कमरे में चली गई। रोहन का कमरा दूसरी तरफ था, जबकि मैं और मेरे पति छत के पास वाले कमरे में रहते थे।
मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आज पहली बार मैं अपने कमरे के अलावा किसी और के कमरे में आई थी। लेकिन जो कुछ मैंने रोहन के कमरे में देखा, इसने मेरी आंखें फटी की फटी रहने पर मजबूर कर दी। कमरे का दरवाजा बंद था। मेरी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने मेरे होश उड़ा दिए। वैसे तो वह जवान लगता था, लेकिन मेरी माँ की बात सही थी। रोहन जो कुछ कह रहा था, वो एक बड़ा और समझदार आदमी कह सकता था। इसके कमरे में मेरा जेवर देखकर मेरा दिल खटक उठा था। ये सब रोहन के हाथ कैसे लग गया? ये बहुत मैंने इसे तालू में छुपा कर रखा था। लेकिन अजीब बात थी। मैंने सोचा कि सुबह होती मैं इससे इस बारे में सवाल करूंगी, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैंने और सोने की तैयारी करने लगी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत नींद आ रही थी। हालांकि पिछले 2 दिनों से मुझे नींद नहीं आई थी। दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह बंद कर लिया, लेकिन आज मुझे लग रहा था जैसे रोहन के लाए चावल खाने से मेरी आंखों पर नींद छा रही थी। मैंने सोचा कहीं चावल में कुछ तो नहीं मिला, लेकिन मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला। जब मेरी आँख खुली तो सुबह के मैं हैरान थी कि मुझे आज इतनी नींद कैसे आ गई। चावल खाने के बाद मेरी आँखें ऐसी बंद हुई जैसे किसी को शराब पिला दी हो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था, कहीं रोहन के लाए चावल में कुछ मिला तो नहीं। लेकिन रोहन ऐसा क्यों करेगा? मैं आंखें मलते हुए बाहर आई तो देखा कि रोहन किचन में चाय बना रहा था। इसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। भाभी आप सो गई थी, आपको अच्छी नींद आई ना? इसने मेरी तरफ देखकर कहा। मैंने लहजे में कहा, हाँ आज मुझे बहुत नींद आई। क्यों नहीं आई भाभी? मैंने आपके चावल में नींद की गोली मिलाई थी। मैंने अपने दोस्त को बताया कि मेरी भाभी को नींद नहीं आई। इसने कहा कि खाने में नींद की गोली मिला दो, इससे वो आराम से सो जाएंगी। मैं हैरान हो गई कि रोहन इतनी नीच हरकत कैसे कर सकते हैं। रोहन, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? तुम अपनी भाभी को बेहोश करना चाहते थे। नहीं भाभी, मैं तो चाहता था कि आपको अच्छी नींद आए। अब आप तरोताज़ा लग रही है, लीजिए चाय पीजिए। इसने चाय मेरे सामने रख मैं शक में पड़ गई। तुमने इसमें भी कुछ मिलाया तो नहीं ना? भाभी, मैंने तो आपके लिए गोली मिलाई थी। आप कहें तो मैं ये चाय आपके सामने पी लेता हूँ। चल हम आधी आधी पी लेते हैं। इसने गिलास से चाय की घूंट ली और मुझे दिखाया। मैं इस पर यकीन कर बैठी। मैंने कहा, ठीक है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में शक करती हूँ। रोहन का चेहरा देखकर मुझे इसकी मासूमियत पर यकीन हो जाता था। इसके चेहरे पर वाकई बहुत मासूमियत थी। मैंने इस दिन इससे कुछ नहीं कहा। मैं जानना चाहती थी, क्योंकि जो कुछ मैंने इसके कमरे में देखा था, इसकी कोई माफी नहीं थी। थोड़ी देर बाद इसने खुद ही बात शुरू की। भाभी, मैं आपके जेवर बेचना चाहती हूँ। एक बहुत ईमानदार अंकल है, वो जेवर बेचकर हमें बहुत पैसे देंगे। हम इन पैसों से एक मकान खरीद लेंगे। इस किराए के मकान में हम कब तक रहेंगे? मकान मालिक परसों किराया लेने आ जाएगा। हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। रोहन की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने अभी तक ऐसा सोचा भी नहीं था। वह ऐसा कैसे सोच सकता था? मैंने कहा, रोहन, तुम्हें ये ख्याल कैसे आया कि हम नया घर खरीदे? भाभी, मुझे आके शादी भी करनी है। हमें सारी जिंदगी एक साथ रहना है। हमारे पास अपना घर होना चाहिए। किराए के घर में इंसान सिर्फ जलील होता है। रोहन की बात ठीक थी, इसलिए मैंने जेवर के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन मुझे डर था कि अगर जेवर बेचकर पैसे और मेरा जेवर नौजवान, ऐसे में कोई भी हमें आसानी से धोखा दे सकता था। मैंने सोचा कि इस बारे में अपने मायके वालों से सलाह लूं। मैंने इनसे कहा कि मैं जेवर बेचकर घर खरीदना चाहती हूँ। लेकिन इन्होंने कहा कि घर खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम अब बेवा हो चुकी हो, तुम्हें हमारे घर आना होगा। मैं इनके घर नहीं जा सकती थी। मैं जानती थी कि मेरे भाई अपनी पत्नियों के गुलाम हैं। वह अपनी बेवा बहन को कभी सहारा नहीं देंगे। जिंदगी भर इनके सहारे नहीं रह सकते। ये अच्छा मौका था। मैं अपने जेवर बेचकर घर खरीद सकती। मेरे पति ने मेरे लिए बहुत सारा जेवर बनाया था।
लेकिन अपने भाइयों की नीयत देखकर मैंने जेवर बेचने का इरादा कर लिया। मैंने रोहन से कहा, तुम चाहो तो जेवर बेच दो। मैं अपने मायके वालों के रवैये से निराश हो चुकी थी। रोहन ने अपने अंकल को जेवर दे दिए, तो 2 दिन बाद इन्होंने हमें एक बहुत अच्छी जगह पर घर की चाबी और कागजात दे दिए। मैं इस पूरे परकन पर हैरान थी। 2 दिन में इतनी जल्दी घर कैसे मिल सकता है? लोगों को घर के लिए इतना काम करना पड़ता है, कागजात, इंतकाल और बहुत कुछ। लेकिन जब रोहन ने कागजात मेरे हाथ में दिए तो मैं हैरान रह गई। वो छोटा था, लेकिन इसकी सोच बड़ों जैसी थी। पर इसने एक अजीब बात कही, भाभी हम घर साफ कर लेंगे, फिर आपसे जरूरी बात करनी है। इसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मुझसे क्या कहना चाहता है। इस वक्त मैं जल्दी में थी। हमने घर में सारा सामान रख दिया था। अब हमें खाने पीने और राशन की चिंता थी। मैंने तो कभी नौकरी भी नहीं की थी। फिर रोहन ये क्यों कह रहा था कि इसे मुझसे जरूरी बात करनी है? मेरे मन में कई सवाल थे, लेकिन मैं चुप रहना चाहती थी। शाम को मैंने सारा सामान अपनी जगह पर रख दिया। वैसे भी हमारा सामान ज्यादा नहीं था। मैंने अच्छा खाना बनाया, बिल्कुल वैसे जैसे मैं अपने पति के लिए बनाया करती थी। मैं रोहन का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो इस घर का हिस्सा था। मैं नहीं चाहती थी कि वो बाहर जाकर गंदा खाना खाए। मैंने इसके दिन वो घर नहीं आया। मुझे बहुत अजीब लगा। इसे इस वक्त घर होना चाहिए था। रात के दिन 12 बज गए थे। मैं पति की मूर्ति से फिर बाहर नहीं निकलता था। मुझे डर लग रहा था, इसलिए बहुत मेहनत से खाना बनाया था। लेकिन इसके पहले वो शाम 5 बजे तक घर आ जाता था, और तो इसका इंतजार करने लगी। रात के 12 बजे इसने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने गुस्से से दरवाजा खोला और इस पर बरस पड़ी। कहाँ चले गए थे रोहन? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी बेवा भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम होकर अपने भाई की जाति आवारा हो गए हो। घर ऐसी कौन सी बात है जो तुम घर में नहीं कर सकते? तुम्हें बाहर जाना पड़ता है। अपने दोस्त को यही बुला लिया करो। भाभी मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसने गुस्से से मुझे देखा, जिससे मैं डर गई। नाक से की जाने वाली आवाज, लेकिन वो तो एक बच्चा था। मैंने सोचा कि मैं इसे डरा सकती हूँ। मैं यही सोचकर बात कर रही थी कि वो मुझ पर चिल्ला उठा, भाभी बस करो, मुझे अब आपकी कोई बात नहीं सुननी। जो खाना आपने बनाया है उसे आप खुद खा लो। ये कहकर वो अपने कमरे की ओर चला गया। इस वक्त वो किसी 40 साल के मर्द की तरह गुस्सा कर रहा था। मुझे बहुत अफसोस हुआ। वो गुस्से में था। जरूर कोई बात थी। मैंने इसके कमरे में जाकर दस्तक दी। इसने दरवाजा खोला और अजीब नजरों से देखकर बोला, भाभी एक बात कहूँ, आप मुझसे शादी कर लो, वरना आप। इसकी बात सुनकर मेरी आंखें बटी की बटी रह गई। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं तुमसे शादी करूंगी? तुम्हारा माँ वाला प्यार कहाँ गया? तुम मुझे सुबह शाम माँ कहते हो। अब क्या हो गया? किसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया? इतनी नीच बात तुमने कैसे सोची और फिर मन से कैसे निकाली? मैं गुस्से से आग बगोला हो रही थी। वो बिना किसी शर्म के मेरे सामने हाथ बांधे खड़ा था। मुझे टकट की भरी नजरों से देख रहा था। मुझे इसकी नजरों से डर लगने लगा। मैं बोलते बोलते चुप हो गई। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।